नमस्कार। ईटीवी के दिल्ली स्टूडियो में आपका स्वागत है। सुबह से बिहार के दूसरे चरण के मतदान की चर्चाएं और खबरें आप तक पहुंच रही हैं। हम दिल्ली स्टूडियो में आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हैं और हमारे साथ एक बिहार को जानने वाला डिस्टिंग्विश्ड पैनल है। हमारे साथ है मिस्टर नवीन कुमार जी, जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक हैं, और दूसरी तरफ है जयशंकर गुप्त जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और बिहार के मामलों के अच्छे जानकार भी हैं। हम चर्चा करें इससे पहले हम कुछ मोटी मोटी खबरें आप तक पहुंचा दें। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के अपने निर्वाचन क्षेत्र राघोपुर में कुछ बमबारी की घटनाएं सुनने में आई हैं और वहां एक युवक को बूथ कैप्चरर समझ करके सुरक्षा बलों ने गोली मार दी है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और पटना के नज़दीकी शेखपुरा के निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के दौरान कुछ आपसी झड़प और गोलीबारी की घटनाएं मिली है, लेकिन वहीं कुछ अच्छी खबरें भी सामने आ रही हैं और हमारे संवाददाता बता रहे हैं जगह जगह से कि आज के चरण में, दूसरे चरण में पहले चरण के मुकाबले मतदाताओं में अधिक उत्साह है और महिलाएं लंबी कतारों में बड़ी संख्या में अपने घरों से निकल मतदान दे रही हैं। तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जयशंकर जी से। जयशंकर जी, पिछले चरण में बहुत लो पोलिंग हुई थी, 43 to 46 आई थी और इस वक्त तक इतना उत्साह नहीं था मतदानों में, और कड़ी सुरक्षा के बीच में चुनाव चल रहे हैं, मतदान हो रहे हैं। महिलाओं के बारे में कहा जाता था कि जब तक सुरक्षित बूथ ना हो तब तक वो नहीं निकलती हैं। आपने सुना कि महिलाएं जा रही हैं। आप क्या इस अंतर को कैसे स्पष्ट करें? देखिए, मतदान का प्रतिशत तो बाद में ही पता लग पाएगा जब मतदान की प्रक्रिया संपूर्ण हो जाएगी, लेकिन ये बात जाहिर कर रही है कि पिछली बार के मुकाबले सुरक्षा इंतजाम काफ़ी कड़े हैं और काफ़ी संतोषप्रद हैं। जिस तरह से महिलाएं निकल के आ रही हैं तो एक जागरूकता तो बढ़ी है चुनाव के प्रति। जिस तरह से पिछली बार चुनाव हुआ था, सरकार का गठन नहीं हो पाया था, तो लोगों में एक है जागरूकता है, एक विकसित हुई है। और पिछले बार के चुनाव में जहाँ कुछ बहुत सारे क्षेत्र थे जो कुछ नक्सल प्रभावित इलाकों में भी थे, तो वहाँ तो उन लोगों का चलता है, रिट चलती है, उन्होंने मतदान के बहिष्कार की घोषणा भी की थी, तो इससे भी थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ था। इस बार असली बात यही है कि लोगों में एक भावना बढ़ी है पहले चरण के मतदान को देखते हुए कि नहीं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं और अगर हम मतदान बूथ पे पहुंचेंगे तो हमारा बाल भी बांका नहीं होगा। जयशंकर जी, इस चरण में जो निर्वाचन क्षेत्र आते हैं जी, पहले चरण में तो वो नक्सल प्रभावित इलाके थे, वहाँ एक आतंकवाद का भी मामला था थोड़ा बहुत, भोजपुर, रोहतास आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन यहाँ भी असुरक्षा है, लेकिन यहाँ अपराध की दूसरी तरीके की विधा अपनाई जाती है, क्राइम यहाँ भी है। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि पहले चरण में जब ये साबित हो गया कि चुनाव में प्रतिशत कम हुआ है और इसका विश्लेषण किया गया कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसको फायदा होता है, कहीं इस विश्लेषण और इस एग्जिट पोल के बाद ये जागरूकता तो नहीं आई है? नहीं, यह भी एक कोण हो सकता है। आप ठीक कह रहे हैं कि मतदान का अधिक होना, लोग मानते हैं कि सरकार के विरुद्ध एक तरह से जनादेश बन रहा है, और मतदान का कम होना सरकार के पक्ष में जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता इसका सिर्फ यही नहीं है, एक अलग ढंग की भी बनी है। जो आपने कहा, यहाँ पर भी अपराधी तत्व उस ढंग से हैं, उनका भी एक आतंक है, लेकिन उस आतंक को जनता का समर्थन थोड़ा बहुत भी नहीं है। जो नक्सल बायकाट है, बहिष्कार की बात है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ। जयशंकर जी का ये कहना नवीन जी कि जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, जो आइडियलिज्म के आधार पर लड़ाई लड़ते हैं, उनको सोशल सैंक्शन है, बहुत ब्रॉड बेस भी उनका बना है, और CPI-ML के करीब करीब 7 विधायक पिछली विधानसभा में थे, और इस समय भी शायद उनकी संख्या अच्छी होगी। लेकिन हम वहाँ बात कर रहे हैं कि जब तक सुरक्षा की पूरी गारंटी नहीं होती है, लोग अपने घरों से महिलाओं को वोट डालने नहीं भेजते हैं जी। एक जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी प्रिवेल कर रही है वोटर्स के बीच में, और अभी जो खबरें आ रही, प्रतिशत तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं 28 से 30% के बीच धुंधले आंकड़े आ रहे हैं, कुछ स्पष्ट होगा बाद में। तो आप बताएं कि वोटर्स की जो साइकी है, उसको आप चूंकि समाज मनोवैज्ञानिक कहा जाता है आपको, आप बताएं वोटर्स की साइकी, मतदाता का मनोविज्ञान क्या है इस तरह टर्नआउट में? मतदाता का मनोविज्ञान तो ऐसा है कि बार बार कम समय अंतराल में चुनाव होने से लोगों में उदासीनता की प्रवृत्ति बढ़ती है। वैसा बिहार में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि विकास के मुद्दे ना पिछले बार ज़्यादा महत्वपूर्ण थे ना इस बार हैं, और स्थानीय मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं बिहार के चुनाव में। और बिहार में कोई भी पार्टी चाहे जिसको भी बहुमत मिले, इसका कोई स्पष्ट अभी तक संकेत तो नहीं मिल रहा है। और बिहार के मतदाता अपना मन इस आधार पर बना रहे हो कि विकास के आधार पर वोट करेंगे, इसमें मेरा मतभेद है। और मैं मानता हूं कि जागरूकता यदि बढ़ी है तो बिहार में
जितनी भी क्राइम रेट ज़्यादा भी रही हो, फिर भी उस समय भी लोग वोट देने के आए। लेकिन इस बार उदासीनता के कारण और इंडिफरेंस जो धीरे धीरे हुआ है, सुरक्षा का संबंध ठीक है कि वोटर्स टर्नआउट पर थोड़ा बहुत पड़ता है, परंतु बिहार के वोटर्स पहले भी वोट देते आए हैं। और अभी एक शब्द इस्तेमाल किया है शंकर जी कि इनडिफरेंस है, तटस्थ है या निरपेक्ष है या उनको रुचि नहीं है। ये बहुत खतरनाक टर्म है हमारे राजनीतिक व्यवस्था के अंदर, लोकतंत्र के लिए। हम निरपेक्ष हो जाएं, हम इंडिफरेंट हो जाएं और जिसको जो चाहे वो करता रहे। तो ये जो एक भावना है मतदाताओं के बीच में इंडिफरेंट होने की, और जो सीधे सीधे साबित होता है कि लो टर्नआउट हो रहा है। पिछले चरण में तो हुआ ही, इसमें तो देखें क्या होता है। इस पर आप बताएं कि नहीं, जिस तरह से हाल के दिनों में कुछ घटनाएं हुई हैं, जैसे मंत्री के एक भाई जो उम्मीदवार भी थे, उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, फिर बाद में उनको छुड़ा लिया गया, फिर बाद में जिस तरह से उनको सुरक्षा बलों ने उनकी पिटाई की, तो उससे एक तरह का मैसेज जा रहा है कि नहीं, अब कोई अगर इस तरह की घटनाएं करता है, इस तरह की वारदात में शामिल होता है, तो सुरक्षा बल उससे निपट सकते हैं। एक हल्का सा एहसास जगा लोगों के अंदर कि नहीं, अब वो स्थिति शायद नहीं रहेगी। जयशंकर जी, एक मंत्री की आपने चर्चा की, तो हमारे पास एक खबर है, हम आपको बता दें। जमुई विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश यादव जी के भाई थे, विजय प्रकाश यादव, उनके तो अब उसी सिलसिले में इनके ऊपर गिरफ्तारी का वारंट है जयप्रकाश जी के। वहाँ के पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार ने जिले के बाकी जिला एसपीज को चिट्ठी लिखी है कि आप जहाँ भी जयप्रकाश यादव को पाएं, केंद्रीय मंत्री को, वहाँ अरेस्ट कर लें। ये उनके लिए एक बुरी खबर। साथ ही एक चीज़ और चर्चा करना चाहेंगे। अभी पीटीआई ने एक खबर दी है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जज को प्रमोट करके स्पेशल जज बनाया है जो फोर्डर स्कैम का मामला देखेगा, और उस पर समता पार्टी, जो पहले जेडीयू के सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने एक ऑब्जेक्शन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से ये पूरे मामले की जांच करने को कही है और कहा कि आप हमें बताइए 6 दिसंबर तक पूरी फाइल दीजिए हमको कि किस हालात में जिस मुन्नी लाल पासवान जज का नाम 14 की लिस्ट में पैनल में नहीं था, जिन एडिशनल जजेस को स्पेशल जज बनाना था, वो किन हालत में बने हैं। तो खैर आपकी टिप्पणी इसमें कुछ नहीं हो सकती है, मैं जानता हूँ जुडिशियल मैटर है, लेकिन कुल मिला के जो 2-1 खबरें आ रही हैं वो राष्ट्रीय जनता दल की सेहत के लिए ठीक नहीं है आज की तारीख में एटलीस्ट। नहीं, ये हमारे पूरे राजनीतिक सिस्टम के लिए एक तरह जो राजनीतिक सिस्टम आज हमारा बन चुका है कि जैसे हम अदालतों को जेब में लेकर चलते हैं या जिस तरह से फतवे जारी करते हैं, तो उस पर एक तरह की टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। इस पर जाहिर सी बात है कि हमारे विषय क्षेत्र में नहीं है ये, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक एहसास बताता है। ये दुस्साहस कहेंगे इसको, सत्ता के मद में जो दुस्साहस होता है कि कुछ भी कर लेंगे। जी, पावर का जो प्ले है वो तो बिहार के प्रशासन की लचर व्यवस्था से आप देख सकते हैं कि हर एक कार्य जो भी प्रशासनिक कार्य हैं वो उसमें जुडिशियरी का डे टू डे बेसिस पर आप या अपहरण की घटनाएं हो या डकैती की घटनाएं या आम आदमी की सुरक्षा से संबंधित हो, तो बिहार में कोई नई बात नहीं रह गई। और एक जयप्रकाश यादव का मामला भले सामने आ गया हो, लेकिन कई ऐसे जयप्रकाश यादव हैं जिनका मामला सामने नहीं आया हो। और अभी भी दुर्भाग्य इस प्रदेश का यह है कि यहाँ के जो मतदाता हैं मुद्दों पर विचारधारा के आधारित वोटिंग नहीं करते हैं, और इसका प्रमाण आपको कुछ पूरे चरण के चुनाव के बाद मिल जाएगा। लेकिन अभी भी मेरा अपना यह मानना है कि लोग बिहार के इस हताशा और निराशा में उन्हीं अपराधियों को मानने लगे हैं कि हाँ यही हमारे रहनुमा है, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों या कोई हो। पहले क्या होता था कि जब राज्य की शासन व्यवस्था ठीक नहीं चलती थी, जो सत्तारूढ़ दल है वो अगर उचित व्यवहार नहीं करता था प्रजा के साथ, जनता के साथ, तो लोग कहते थे कि इस राजपाट को हटाओ और राष्ट्रपति का शासन लगाओ, राष्ट्रपति शासन लगा दो। एक विकल्प के रूप में लोग देखते थे कि अभी ये व्यवस्था ठीक नहीं है, पार्टी ठीक काम नहीं कर रही, राष्ट्रपति शासन लगा दो। राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद ये स्थितियां आती हैं और अब राज्यपालों पर प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हो, चाहे बिहार के राज्यपाल हो, चाहे राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था हो। ये सब कुछ जो हो रहा है पिछले 6-8 महीनों से जो बिहार में चल रहा है, ये तो राष्ट्रपति शासन के साथ चल रहा है। अब चौथा पांचवा विकल्प क्या ढूंढेंगे? नहीं, जिस तरह से पिछले दिनों जो चर्चाएं आ रही थी, तो बिहार के राष्ट्रपति शासन और बिहार के राज्यपाल की भूमिका को लेकर के जो बातें हो रही थी, तो उसमें लोग कह रहे थे कि अब तो लोग किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करना भी भूल जाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही बात कह रहा हूँ आपसे, तो कि एक उम्मीद रहती है कि विकल्प रहता है कि चलो अगर अपराधी डरा रहा है तो हम पुलिस के दरोगा के पास जाएंगे, और थाने में भी अगर हमारे साथ जाती है तो हम क्या करेंगे। नहीं, जैसा नवीन ने कहा कि जब तक लोग इस हद तक जागरूक नहीं होंगे कि
विकास को लेकर के या मुद्दों पर आधारित मतदान नहीं करेंगे। आज भी क्या वजह है कि जब भी कोई एनालिसिस होती है तो ये जुड़ जाता है कि फलां के साथ फलां जातियों का समीकरण बना हुआ है, कोई माई के आधार पर लड़ रहा है, तो कोई डीएम के आधार पर लड़ रहा है, तो कोई किसी और आधार पर लड़ रहा है, मतलब उसका आधार यही बन रहा है और उसी आधार पर मतदान भी हो रहा है। अब एक छोटा सा आपको उदाहरण दे रहा हूँ मैं, एक ट्रांसपेरेंसी इंडिया करके एक एनजीओ है, अभी उसने कुछ सर्वे किए हैं, तो इस बार जो चुनाव हो रहा है 62 क्षेत्रों के लिए, उसमें कुल उम्मीदवार हमारे हैं 499, उसमें से 123 ऐसे हैं जिनके खिलाफ संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी 1/4 जो हमारे उम्मीदवार हैं उनमें से कितने जीतेंगे कितने नहीं जीतेंगे ये हम नहीं बता सकते, लेकिन वो जब विधानसभा में पहुंचेंगे उनके खिलाफ अपराधों की हार जाएंगे इसकी भी गारंटी नहीं है, आना ही कुछ नहीं कुछ जीत तो उनके खिलाफ अपराधों की एक लंबी फहरिस्त है। इससे पहले का जो चरण था, जो पहले चरण में हुआ मतदान, उसमें 452 उम्मीदवार थे, उसमें से 105 ऐसे उम्मीदवार थे जिनके खिलाफ अपराधों की पृष्ठभूमि है। हम समझते हैं नवीन कुमार जी कि पिछले 20 सालों से जी 1980 के बाद से ही विधानसभा और लोकसभाओं में अपराधी चुन के आने लगे जी और राजनीतिकरण उसका होने लगा जी। बिहार के बारे में कुछ विशेष संदर्भ लोग देते हैं कि इसकी शुरुआत बिहार से हुई है और बिहार में ये राजनीति का पद्धर ज्यादा हुआ है जी। आप कुछ जोर डालें दिमाग पर और पिछली घटनाओं को देख के बताएं कि आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और ये किस रूप में आगे और बढ़ रहा है। जहाँ पर भी विकास के मुद्दे गौण होंगे और अनावश्यक चीज़ें जैसे जातिवाद, संप्रदायवाद या ऐसी चीज़ें जैसे औद्योगिकीकरण का विकास नहीं हो, या हमारे राज्य में देखिए आप माइग्रेशन का बहुत ज़बरदस्त ये प्रचार हो रहा है, वहाँ के यहाँ तक कि लेबर क्लास, एजुकेशनल क्लास, सब लोग उस राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाकर सेटल हो रहे हैं। तो वहाँ जहाँ विकास के अवसर कम होंगे वहाँ रूढ़िवादी मान्यताएं और विचारधाराएं और जनप्रतिनिधि उनकी मान्यता बढ़ती जाती है, क्योंकि आप देखेंगे तो जो जयशंकर जी, नवीन जी जो बता रहे हैं कि विकास जहां अवरुद्ध हो जाता है वहां इस तरीके के तत्व हावी हो जाते हैं, सिर्फ विकास रुकने की वजह से है या और कोई सोशल फैक्टर काम करता है? एक लंबी प्रक्रिया है। राजनेताओं ने विकास पर ध्यान देना बंद कर दिया। वो चुनाव जीतने के लिए उन्होंने अपराधियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। बाद के दिनों में अपराधियों में ये एहसास बढ़ गया कि जब इनको हम चुनाव जिता सकते हैं तो हम खुद ही क्यों नहीं विधानसभा और संसद में पहुंच जाएं। आज वही हो रहा है। हमारे पैनल में जो दो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जयशंकर गुप्त जी और नवीन कुमार जी, इनका ये कहना है कि अपराधी जो चुनाव जितवाते थे पहले, उनके अंदर महत्वाकांक्षाएं आ गई, राजनीति की महत्वाकांक्षा आई और उन्होंने ये तय किया कि भाई हम किसी को विधानसभा लोकसभा भेजने से बेहतर है हम खुद विधानसभा और लोकसभा में जाएं। कुल मिलाकर के बिहार के दूसरे चरण के चुनाव में भी जो प्रतिनिधि खड़े हैं चुनाव के लिए, इनमें अपराधी छवि के लोग भी हैं और जहां तक जयशंकर जी ने एक डाटा दिया कि 1/4 टोटल विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों में से हैं। हमें इस गति से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। वैसे हमारा समय इस चर्चा के लिए पूरा हो रहा है और हम आपको राष्ट्रीय खबरों के लिए और विशेष जानकारी के लिए ले चलेंगे अपने मुख्य स्टूडियो और हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करेंगे, नवीन जी और जयशंकर जी का धन्यवाद। नमस्कार, ईटीवी के दिल्ली स्टूडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में 62 सीटों के लिए हो रहे मतदान का अंतिम चरण चल रहा है। थोड़ी देर में मतदान समाप्त होगा। हम स्टूडियो में